अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि बामसी अपने बेटे की तलाश में किले की तरफ रवाना हो गया था। तुर्गत के बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं रुका था और आगे बढ़ गया था, जबकि तुर्गत और उसके सिपाही भी पीछे रवाना हो गए थे। इस किस्त के आगाज में वो बामसी के पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन बामसी उन्हें चकमा देकर एक तरफ छुप जाता है। तुर्गत और सिपाही आगे निकल जाते हैं। फिर बामसी आहिस्ता से कहता है, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो तुर्गत, लेकिन मैं फिर भी किले जाऊंगा। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं अकेला ही आइबर्स को बचा लूंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बेबौलत और सिरमा काय कबीले में इलबिलगे के पास मौजूद थे। इलबिलगे अभी तक बेहोश थी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार आला अरतुल साहब ने सिरमा खातून को अपने खेमे में तलब किया है। यह कहकर वो चला जाता है। सिरमा कहती है, इसका क्या मतलब है भाई? बेबौलत कहता है, लगता है हमारे सरदार आला उस खेल की वजह से उलझन में है जो हमने खेला था। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यह कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में अरतुल साहब पूछ रहे थे, अफसा खातून कैसी हैं वालिदा? आयमा खातून कहती हैं, आरतुक साहब ने उसके जख्म का इलाज कर दिया है, अब वो अपने खेमे में आराम कर रही है। इतने में बेबौलत और सिरमा इजाज़त लेकर अंदर आ जाते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, मुझे सुनकर अफसोस हुआ सिरमा खातून, आप कैसी हैं? सिरमा कहती है, मैं ठीक हूँ अरतुल साहब। जब हम आइबर्स को तलाश कर लेंगे और जिम्मेदारों से हिसाब ले लेंगे तो मुझे बेहतर महसूस होगा। फिर अरतुल साहब कहते हैं, बेबौलत साहब ने अलबास्ती को मार दिया है, बहुत जल्द हम आइबर्स को भी बचा लेंगे। यह सुनकर सलजान और आयमा खातून बहुत खुश हो जाती हैं। सलजान कहती है, अलबास्ती की मौत का सुनकर अब मैं खुशी से मार सकती हूँ सरदार। बेबौलत कहता है, वो बामसी को मारने वाला था, मैंने ठीक वक्त पर पहुंचकर अपनी बहन और सलजान खातून का इंतकाम ले लिया। इस दौरान अरतुल साहब गौर से बेबौलत का जायजा ले रहे थे। फिर अरतुल साहब सिरमा से पूछते हैं, क्या किसी और को भी पता था कि आप सोगत जा रहे हैं सिरमा खातून? सिरमा कहती है, यह पहली दफ़ा नहीं था अरतुल साहब, हम अक्सर सोगत जाते रहते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, क्या आप हर दफ़ा बच्चों को भी साथ लेकर जाती हैं? सिरमा कहती है, नहीं, वो पहली दफ़ा था। अरतुल साहब पूछते हैं, तो आज आप उन्हें क्यों लेकर गईं? सिरमा कहती है, बच्चे उकता गए थे, अफसा खातून उन्हें सोगत लेकर जाना चाहती थी, मैंने उसकी मदद की। इतने में बेबौलत कहता है, लाजमी वो डाकू कई दिनों से बच्चों के इंतजार में थे, जब उन्होंने बच्चों को देखा तो हमला कर दिया। फिर अरतुल साहब कहते हैं, मैं बेबौलत साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ, सब खवातीन बाहर चली जाएं। यह सुनकर सब खवातीन बाहर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद बेबौलत कहता है, उन्होंने दोनों कबीलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जब तक हम उन फितनाबाजों को जिंदा रहने देंगे हम कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। अरतुल साहब कहते हैं, यह सरजमीन कभी भी आसान नहीं थी रहने के लिए, लेकिन हम इस आग को भी बुझा देंगे जैसे हमने दूसरी तमाम आगों को बुझाया है। हम बहुत जल्द द्रागोस और उसके इत्तेहादियों को अंजाम तक पहुँचा देंगे और यह काम मैं अलिन जाक की मदद से करूँगा। यह सुनकर बेबौलत चौंक जाता है और फिर पूछता है, कैसे होगा ये? क्या अलिन जाक मार नहीं गया था? अरतुल साहब कहते हैं, नहीं, वो अभी भी मेरे पास है। जिसने उस पर तीर चलाया था वो यकीनन उसे कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका जख्म ठीक कर दिया है, मैंने उसे छुपा कर रखा हुआ है। बेबौलत पूछता है, तो फिर आप द्रागोस का खात्मा करने के लिए अलिन जाक को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अरतुल साहब कहते हैं, अलिन जाक तमाम जिम्मेदारियों में नाकाम होने की वजह से उलागू खान की नज़रों में नाअहल हो चुका है। जब मैं उसे कोनिया के सुल्तान के हवाले करूँगा तो रियासत की नज़र में मेरा एतबार बढ़ जाएगा, फिर मैं उनसे लफके किले का मासरा करने का फरमान हासिल कर लूँगा। यह सुनकर बेबौलत सोच में पड़ जाता है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, अलिन जाक से मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, हो सकता है कि कोनिया जाने से पहले वो मुझे कोई मजीद मालूमात दे दे। यह सुनकर बेबौलत मुस्कुराता है। दूसरी तरफ सलजान अफसा के खेमे में पहुंच जाती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। अफसा कहती है, आप आइबर्स की खातिर उनके पीछे गई और उनसे लड़ी, आपका शुक्रिया सलजान बहन। सलजान कहती है, आइबर्स मेरा भी बेटा है अफसा बहन, मैं जानती हूँ कि तब क्या महसूस होता है जब आप अपने बेटे को खेमे में नहीं देखते और उसकी आवाज़ नहीं सुनते। इस तरह के वक्त में हमें किसी दोस्त की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम अपना दर्द बांट सकें। अफसा दोबारा सलजान का शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान बेबौलत दूसरे खेमे में जा चुका था और सख्त गुस्से में कह रहा था, मेरा तीर कैसे अलिन जाक के दिल को चीर ना सका, उसका हर सांस मेरे लिए मुसीबत है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर उसे खत देता है। बेबौलत उसे खोल कर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, मैं खुफिया जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, द्रागोस। इतने में सिरमा अंदर दाखिल होती है तो बेबौलत खत छुपाने लगता है। सिरमा पूछती है, यह क्या है भाई? बेबौलत कहता है, यह अहम नहीं है सिरमा, यह ताजरों की तरफ से है, मैं अभी कबीले की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा देर अपने कबीले से दूर नहीं रहना चाहिए, तुम मिलबिलगे के सेहतयाब होने तक उसके साथ रहना। यह कहकर बेबौलत बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में अरतुल साहब ने एक नक्शा सामने रखा हुआ था। इतने में दुमरल अंदर आकर बताता है कि तुर्गत साहब ने एक सिपाही के जरिए पैगाम भेजा है कि वो अभी भी बामसी को तलाश कर रहे हैं। अरतुल साहब कहते हैं, बामसी ने लाजमी उन्हें झांसा दिया होगा ताकि वो अकेला जा सके, उन्हें लाजमी बामसी को रोकना होगा। मैंने बेबौलत और द्रागोस को बता दिया है कि कल मैं अलिन जाक को कोनिया लेकर जा रहा हूँ।
अलबास्ती यकीनन कोनिया वाले रास्ते पर हमारे लिए जाल बिछाएगा। यह खबर तुर्गत तक पहुंचा दो अब्दुर्रहमान। वो कुछ सिपाहियों को बामसी के पीछे छोड़कर लाजमी कोनिया वाले रास्ते पर आ जाए और अचानक अलबास्ती को दबोच ले। द्रागोस और अलबास्ती आपस में मिल गए हैं। हम अपनी एक तलवार से उनके 2 हिस्से कर देंगे। दूसरी तरफ बेबोलत द्रागोस की खुफिया जगह पर पहुंच जाता है। फिर बेबोलत कहता है, अर्तुल ने उरानोस का सर उतार दिया है। अब हर कोई जान चुका है कि वो असली द्रागोस नहीं था। तुम अभी भी अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? यह सुनकर द्रागोस निकाब उतार देता है। फिर बेबोलत कहता है, तो वो गरीब घंटी वाला असल में एक शानदार कमांडर द्रागोस था। द्रागोस कहता है, यह मत भूलो कि उसी गरीब घंटी वाले की वजह से तुम्हें अपने बाबा के कातिल का पता चला। बेबोलत पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम क्या चाहते हो? द्रागोस कहता है, अलिंजाक अभी तक जिंदा है। वो अर्तुल के पास है और उसे कोनिया लेकर जा रहा है। किले को फतह करने के लिए वो उसे इस्तेमाल करेगा। हमें लाजमी अर्तुल को रोकना होगा। बेबोलत कहता है, मैं ये सब जानता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बामसी का बेटा आइबर्स मेरे पास है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि आइबर्स किले में है। मैंने बामसी के सामने अलबास्ती को मारने का ड्रामा किया था। अब हर कोई समझ रहा है कि अलबास्ती मर चुका है। द्रागोस हैरान होकर पूछता है, तो क्या अलबास्ती तुम हो? यह सुनकर बेबोलत मुस्कुराता है। द्रागोस कहता है, वाह वाह, तुमने हमेशा अलबास्ती की शनाख्त छुपा कर रखी। मुझे अच्छा लगा बेबोलत साहब, लेकिन अर्तुल का एतबार रियासत की नज़र में बढ़ने वाला है और रास्ते में वो तुम्हारी शनाख्त जान सकता है। बेबोलत कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अर्तुल कभी उसे जिंदा नहीं ले जा सकेगा। हम इकट्ठे मिलकर अर्तुल के लिए जाल बिछाएंगे। मैं बामसी का बेटा तुम्हें दूंगा। बामसी किले की तरफ आ रहा है। बामसी को काबू करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम उसे कहोगे कि बेटे की जिंदगी के बदले में वो अलिंजा को लेकर आए और मैं कोनिया वाले रास्ते पर अर्तुल के लिए जाल बिछाऊंगा। द्रागोस कहता है, मैं समझ गया। तुम जाल बिछाओ और बामसी को मुझ पर छोड़ दो। फिर बेबोलत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। शफा खैमे में बिल्गे होश में आ चुकी थी। इतने में अर्तुल साहब वहाँ पहुँचते हैं। फिर अर्तुल साहब पूछते हैं, कैसी हैं आप इल्बिल्गे खातून? इल्बिल्गे कहती है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या आपने लड़ाई के दौरान कोई मशकूक चीज़ देखी? इल्बिल्गे के जहन में एक ख्याल आता है, जब लड़ाई के दौरान एक आदमी उसके सामने आ गया था, लेकिन वो रुक गया था। यह सोचकर इल्बिल्गे कहती है, वहाँ एक आदमी था जिसके चेहरे पर तलवार के जख्म का निशान था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। जब मैं ज़ख्मी हो गई तो वह भाग गया। अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या दोबारा देखकर आप उसे पहचान लेंगी? इल्बिल्गे कहती है, मैं पहचान लूँगी। इतने में सिम्मा अंदर दाखिल होती है और इल्बिल्गे के पास आकर कहती है, शुक्र है आप होश में आ गई बाजी। फिर अर्तुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। बातुर मरकजी खेमे में आकर कहता है, हमारे आदमी तैयार हैं सरदार। बेबोलत कहता है, उनके लिए जाल तैयार कर लो। अगर बामसी अलिंजा को हासिल करने में नाकाम हो गया तो अर्तुल उसे कोनिया की तरफ ले जाएगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अर्तुल किसी भी सूरत में आगे नहीं जाना चाहिए। यह कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बामसी किले की तरफ जा रहा था। इतने में द्रागोस के सिपाही उसे घेरे में ले लेते हैं। फिर बामसी कहता है, घंटी वाले तुम? द्रागोस कहता है, घंटी वाला नहीं बल्कि कमांडर द्रागोस। मैं यहाँ दोस्ती की नीयत से आया हूँ बामसी। बामसी कहता है, जहन्नम में जाए तुम्हारी दोस्ती। मेरा बेटा कहाँ है? द्रागोस कहता है, परेशान मत हो, वो महफूज है। वो अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा है। बामसी अपनी तलवारें निकाल कर कहता है, उसका बाबा उसे बचाएगा। यह कहकर बामसी अपने घोड़े से उतर आता है। द्रागोस के सिपाही तैयार हो जाते हैं। बामसी कहता है, मैं तुम सबको मार कर उसे बचाऊंगा। द्रागोस कहता है, सिपाहियों पीछे हट जाओ। यह सुनकर वो सब पीछे हो जाते हैं। फिर द्रागोस आगे आकर कहता है, लड़ने के लिए इतने बेचैन मत हो बामसी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। अगर तुम अपना बेटा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अलिंजाक को मेरे पास लाना होगा। बामसी कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि अलिंजाक मर चुका है? द्रागोस कहता है, चूंकि तुम्हें सिपा सलार के ओहदे से हटा दिया गया था इसलिए सच को तुमसे छुपाया गया है। अलिंजाक जिंदा है, उसे मेरे पास लाओ और अपना बेटा ले जाओ। बामसी कहता है, मैं अपने सरदार के पीछे ऐसा नहीं करूँगा। द्रागोस कहता है, अलबास्ती मर चुका है। अब अर्तुल ने अलिंजाक से क्या हासिल करना है? तुम अभी भी अर्तुल से अपनी दोस्ती निभा रहे हो। आज तुम उसी की वजह से इस हाल में हो। बामसी गुस्से में कहता है, अर्तुल को इस मामले में मत लाओ। द्रागोस कहता है, तो ठीक है, अब उम्मीद रखो कि तुम्हें अपने बेटे की लाश मिलेगी। यह कहकर द्रागोस जाने लगता है तो बामसी कहता है, रुको, पहले मैं आइबर्स को देखना चाहता हूँ।
द्रागोस करीब आकर उसे आइबर्स के बालों की एक चुटकी देता है। आइबर्स के बाल देकर बाम्सी बहुत जज्बाती हो जाता है और उसके बालों को चूमने लगता है। फिर बाम्सी कहता है, द्रागोस, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। द्रागोस कहता है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने अर्तुगरुल को इस मामले में शामिल किया है तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब अलिंजा को लेकर हमारी सरहद पर आ जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। यह कहकर द्रागोस वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए थे। इसी दौरान बेबौलत और उसके आदमी भी जाल बिछाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ बाम्सी उस खुफिया जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां अलिंजा को रखा गया था। रास्ते में 2 सिपाही खड़े थे। बाम्सी उन्हें पुकारता है तो वो उसके करीब आ जाते हैं। एक सिपाही पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सिपा सलार बाम्सी? बाम्सी कहता है, अर्तुगरुल साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इतने में बाम्सी उन पर हमला कर देता है। इस तरह बाम्सी उन दोनों को बेहोश कर देता है और फिर कहता है, मुझे माफ़ कर देना बहादुरों। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां अलिंजा बंधा हुआ था। वहां 2 सिपाही मौजूद थे जो बाम्सी को देखकर खड़े हो जाते हैं। वो सब एक दूसरे को सलाम करते हैं। बाम्सी पूछता है, मर्गिन कहाँ है? सिपाही कहता है, वह जल्द यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ क्यों आए हो सिपा सलार बाम्सी? बाम्सी उन पर भी हमला कर देता है। इस तरह बाम्सी उन दोनों को भी गिरा कर बेहोश कर देता है। फिर वो अलिंजा के पास आकर कहता है, अपनी आवाज़ मत निकालना, तुम मेरे साथ जा रहे हो। यह कहकर वो उसकी रस्सी खोलने लगता है। अलिंजा कहता है, वाह वाह, अर्तुगरुल का सिपा सलार उसके सबसे बदतरीन दुश्मन को बचाने आया है। इतने में मर्गिन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ का मंजर देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ता है। बाम्सी रस्सी खोल रहा था। मर्गिन पूछता है, यह तुम क्या कर रहे हो बाम्सी? बाम्सी कहता है, मैं अलिंजा को लेकर जा रहा हूँ भाई। मर्गिन कहता है, क्या तुम अपने सरदार से गद्दारी करोगे? बाम्सी कहता है, अगर मैं इस कुत्ते को द्रागोस के पास ना लेकर गया तो वो मेरे बेटे को मार देगा भाई। मर्गिन कहता है, ऐसा मत करो भाई, यह गलीज हमें अलबास्ती की असल शनाख्त बताने वाला है। बाम्सी कहता है, अलबास्ती मार चुका है भाई, अब इस कुत्ते का मजीद कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। यह सुनकर मर्गिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, सरदार के हुक्म के बगैर तुम इसे नहीं ले जा सकते बाम्सी। इस तरह बाम्सी उसे भी गिरा देता है और फिर अलिंजा को लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ बेबौलत के कुछ आदमी एक जगह छुप कर बैठे थे, जिन्हें तुर्गत देख लेता है और कहता है, सरदार सही कह रहे थे, लाजमी अलबास्ती इनमें शामिल होगा, तैयार हो जाओ सिपाहियों। यह कहकर वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतने में बेबौलत और उसके मजीद आदमी निकल कर सामने आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं।